हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पे ज़ील इंडिया एजुकेशन, और मैं आपका सोनू सर। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइट के एक फेनोमेना के बारे में। अभी तक आपको जितने भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो सारे रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो सेशन होने वाला है वो रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपको बताता चलूँ कि रिफ्रैक्शन जो ये टॉपिक है वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में हम लोग रिफ्लेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में इसकी फेनोमेना देखेंगे। 12th में इसका थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म आता है, जैसे अपर एंड शिफ्टिंग है, अपर एंड डेप्थ है, वहाँ पर हम सारी बात करेंगे। लेटरल शिफ्टिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें 10th क्लास के लेवल पे आपको बेसिक समझना है रिफ्रैक्शन के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी बच्चों से, जो बच्चे नए हो, प्यारे बच्चों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना आप लोग, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक जो है लाइट का फेनोमेना है, ऑप्टिकल फेनोमेना, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो क्लास, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है मैं आपको बेसिक समझाता हूं। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी शाइनी सरफेस पे, किसी शाइनी सरफेस पे, अगर ये कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग है, और ये जो सामने है चमकदार सरफेस, ये इंसिडेंट सरफेस है। किसी भी शाइनी सरफेस पे लाइट का आना और गिर के वापस जाना, ये जो फेनोमेना होती है बेटा, ये क्या कहलाती है? ये वाली जो फेनोमेना है ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। ये सारा काम यहाँ पर सिंगल मीडियम के अंदर होता है। सिंगल मीडियम के अंदर यहाँ पे हम लोग एक ही मीडियम की बात करते हैं, सिंगल मीडियम, चाहे एयर है या कुछ भी हो, सिंगल मीडियम। लेकिन रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग है। रिफ्लेक्शन जो है सिंगल मीडियम में होता है, और रिफ्रैक्शन जो एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, इसको कराने के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, समझिए। लेट्स से मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बच्चों, और इसको मैंने पानी से भर दिया। दिस स्लैब इज फिल्ड विद वाटर, पानी इसके अंदर भर दिया। बाहर की जो कहानी है, बाहर का जो मीडियम है, ये क्या है बेटा जी? एयर है, एयर है, या इसको आप वैक्यूम कह सकते हो, वैक्यूम है, ठीक है। अच्छा, और ये वाटर है, ये क्या है बच्चों? ये वाटर है, ये क्या है? वाटर है। मैंने इसको वाटर से फिल कर दिया ग्लास स्लैब को। सो क्या होता है बच्चों कि जब कोई लाइट रे एयर से, मतलब वैक्यूम से वाटर के अंदर एंटर होती है, यहाँ जिस पॉइंट पे लाइट गिरती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास एक नॉर्मल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसको नॉर्मल कहते हैं। दिस इज नॉर्मल, 90 डिग्री पे होता है सरफेस के। सो एक लाइट रे आ रही है, और आने के बाद लाइट रे जाना किधर चाहिए था? उसको सीधा। लेकिन क्या होता है, लाइट रे वो ऐसे बैंट हो जाती है। देखिए, जाना किधर चाहिए था लाइट रे को बच्चों? जाना किधर चाहिए था? देखिए, लाइट रे ऐसे आ रही है, और लाइट रे का डायरेक्शन क्या था? ये था, ये था। लेकिन लाइट क्या हुई? बेंट हो गई, मतलब अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ी मुड़ गई। तो जब लाइट रे एक मीडियम से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आती है, पहली दुनिया कौन सी थी? एयर थी, और दूसरी दुनिया कौन है? वाटर है। सो लाइट रे जब एयर से वाटर के अंदर एंट्री ले रही थी, तो एंट्री लेने के वक्त अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो गई, अपने रास्ते से भटक गई। अब ये भटकना क्या होता है मैं सब समझा दूंगा, पहले आप फेनोमेना देख लीजिए। तो लाइट रे का अपने ओरिजिनल रास्ते से डाइवर्ट हो जाना, यही कहलाता है क्या? रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये वाली जो लाइट रे है बच्चों, ये जो आ रही है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। यहाँ रिफ्रैक्शन हो चुका है, तो ये जो लाइट रे है, यहाँ पर जो लाइट रे देख रहे हो आप लोग, ये वाली लाइट रे, ये वाली, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो चुका है। अब देखिए आप लोग, ये लाइट रे वाटर के अंदर है। अब वाटर के अंदर है तो लाइट रे को वापस से कहां जाना है? एयर के अंदर। तो होता है क्या, यहां मैं एक और नॉर्मल बना दूं बच्चों, दो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है। अब देखिए लाइट क्या होगा, लाइट रे भी वाटर के अंदर है, अब इसको जाना है एयर के अंदर, तो लाइट रे क्या होगी? ऐसे चली जाती है। बात मेरी समझ आ रही है आपको? अब देखिए, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ये लाइट रे ऐसी हो जाती है, देखिए ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि लाइट रे का डायरेक्शन ये था, ऐसा ऐसा, लेकिन ये क्या हुई? नॉर्मल से अवे हो गई।
सो आप दिमाग में रख लीजिए, अब ये जो मीडियम है एयर, इस एयर को रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम बच्चों, रेयरर मीडियम। और जो वाटर है इसके कंपैरिजन में, वाटर क्या है इसकी, ये इस मीडियम को डेंसर मीडियम कहेंगे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्यों ऐसा हुआ? तो मेरी बात समझिए, ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है पहले ये समझे आप लोग। जब लाइट रे एयर से वाटर में गई तब भी यहां भटक गई थी लाइट अपने रास्ते से, और लाइट रे जब वाटर से एयर में एंट्री ले रही थी तब भी अपने रास्ते से, ऐसी डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था इसका ऐसा, ये, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गई, ऐसी हो गई। सो आपने देखा कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही थी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही थी, नॉर्मल की साइड, और जब ये लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही थी, डेंसर से रेयरर में, तो नॉर्मल से ये डायरेक्शन था, नॉर्मल से अवे हो गई। सो आपको दिमाग में इस बात को रखना है बच्चों कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो बेंड्स किधर बेंड्स होती है बेटा? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और यही लाइट रे जब बच्चों डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयरर मतलब डेंसर रेयरर मीडियम क्या है मैं आपको सब बताऊंगा, ध्यान समझ लीजिए। तो ये क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम व्हाट? नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब ये कहानी क्या है वो समझ लीजिए। एयर और वाटर में फर्क समझ लीजिए। जब मैं एयर की बात करूंगा बच्चों, एयर, तो एयर किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में। और गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दूर दूर। लेकिन जब मैं वाटर की बात करूंगा बच्चों, वाटर की, तो वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। तो एयर के कंपैरिजन वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े पैक होंगे, करीब करीब होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, बोलो। तो जब यहाँ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स दूर दूर हैं और यहाँ भीड़ भाड़ है, ज्यादा टाइटली पैक है, तो मुझे बताएं आपकी लाइट की स्पीड ज्यादा कहां होगी? लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स दूर दूर है। और लिक्विड के अंदर जैसी वो वाटर के अंदर एंट्री होगी तो भीड़ ज्यादा है, पार्टिकल्स की टाइटली पैकिंग है, तो लाइट क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। सो जब यहाँ एयर में लाइट रे थी तो स्पीड यहाँ ज्यादा थी, डेंसर में आती स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम होने की वजह से ये अपने रास्ते से भटक गई, नॉर्मल की तरफ आ गई, क्योंकि स्पीड कम हो गया। लेकिन जैसे ही वाटर से वो एयर की तरफ जाएगी, अचानक से स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है वो लाइट रे, तो अचानक से स्पीड बढ़ना क्या? नॉर्मल से वो दूर हट के चला जाएगा वो। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि why refraction occurs, why refraction occurs, refraction क्यों होता है, refraction क्यों होता है, तो इसका सीधा साधा आंसर जाएगा because of change in speed of light, because of change in speed of light। बात समझ आ रही है? लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से। नाउ अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि लाइट की स्पीड में चेंज क्यों होता है, व्हाई? तो बच्चों समझिए, लाइट जो है एक तरह का, लाइट का दो नेचर होता है, आपको पढ़ाया था डुअल नेचर, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। तो लाइट जब वेव की तरफ ये लाइट ऐसे आएगी, यहां से वेव की तरह ऐसे आती लाइट ऐसे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड है तो ये भी क्या होगा यहाँ पे वेव की तरह। तो जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बेटा, किसी वेव की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कोई वेव है, ये ऐसे वेव जा रही है, ठीक है, तो वेव की जो स्पीड होती है v, वो एफ लैम्डा के इक्वल होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। किसी भी वेव की बात, मैं लाइट की बात करूंगा तो लाइट की जो स्पीड होती है उसको c से डिनोट कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी के लिए एक नया टर्म न्यू होता है और न्यू लैम्डा। सो यहां पर आप देखें कि लाइट की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? न्यू। न्यू का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। बात समझ आ रही है? सो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये जो लैम्डा आप देख रहे हो, वेवलेंथ, ये चेंज होता है। जब लाइट की दुनिया बदलेगी तो लैम्डा विल चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी जो टर्म है, ये फ्रीक्वेंसी जो यहां पर है, नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी वेव का चेंज नहीं होता, लेकिन लैम्डा चेंज हो सकता है। सो लैम्डा में चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। अब मान लो कि जब लाइट एयर में थी तो उसका वेवलेंथ लैम्डा 1 था, और जब ये लाइट वाटर में आई तो उसका वेवलेंथ क्या? लैम्डा 2 था। तो लाइट की स्पीड अगर मैं वहां निकालूं या उस वेव की स्पीड निकालूं तो v बराबर क्या होगा? एफ लैम्डा 1, और यहाँ v1, ये v1 है, इसको मान लो, इसको v2 मान लो, तो यहाँ क्या आएगा? बोलो, एफ लैम्डा 2। सो दोनों की स्पीड, यहाँ स्पीड लाइट की कुछ और होगी और यहाँ स्पीड कुछ और होगी, अगर उसको वेव की तरह लेके चले हम लोग। सो लाइट की स्पीड में चेंजेस होने की वजह से क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है।
बात मेरी समझ आ रही है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो आप उनको आंसर क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में चेंज होता है। स्पीड में चेंज क्यों होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। क्लियर है क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? सो रेयर मीडियम क्या होगा? जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और डेंसर मीडियम क्या होगा? जहां पर लाइट की स्पीड कम होगी। क्लियर है क्या? अब मुझे एक चीज बता दें आप, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास फर्स्ट मीडियम है वाटर, ठीक, और सेकंड मीडियम है हनी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड कम कहां होगी? कम। तो जाहिर सी बात है लाइट की स्पीड कम कहां होगी? हनी में। वाटर के कंपैरिजन हनी के पार्टिकल्स ज्यादा करीब होंगे। बोलो भाई, वाटर क्या है? उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन ज्यादा होगा, कम होगा। तो ये यहां पे मॉलिक्यूल टाइटली पैक होंगे हनी के अंदर, तो स्पीड कहां कम हो जाएगी? हनी के अंदर। सो हनी इन दोनों कंपैरिजन किसकी तरह बिहेव करेगा? डेंसर मीडियम। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? वाटर, रेयर मीडियम। अभी वाटर का कंपैरिजन एयर से हो रहा है, तो एयर क्या है? रेयर मीडियम, और वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो यही है तुम्हारा रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। सो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन अ लाइट रे enters from one medium to another medium, it diverts from its original path because of the change in speed. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, क्योंकि लाइट में परिवर्तन आता है स्पीड में, और इसी भटकने को, इसी डाइवर्ट होने को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। हम लोग बहुत रिफ्रैक्शन को डीप में पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, स्कैटरिंग जो आप पढ़ोगे आगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, 7 कलर का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, सब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, विबग्योर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है रिफ्रैक्शन के बारे में। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में और पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी तक आपको मैंने वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और रिफ्रैक्शन के बारे में अब लॉज हम पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। आप रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को अपने एवरीडे लाइफ में कहां देख सकते हैं। सो नेक्स्टली देखिए क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। बच्चे समझिए, ये ए बी क्या है? इंसिडेंट रे। बी सी क्या है? रिफ्रैक्शन हो चुका है यहां पर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। सी डी क्या है ये बच्चों? सी डी क्या है? ये इमरजेंट रे, जो बाहर निकल गया, जिस दुनिया से आया तो उसी में निकल गया, इमरजेंट रे। आप मैं लिख देता हूं, बोर्ड में बहुत बार कई बार ये क्वेश्चन ऐसा आया है, आपको ग्लास स्लेब बना के दे देंगे और रिफ्रैक्शन वाली फिनोमेना वहां होती हुई आपको नजर आएगी और आपसे पूछेंगे ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है। सो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, ये जो ए बी आप देख पा रहे हो यहां पर, ए बी लाइट जो आ रही है बच्चों, वो क्या होगा बच्चों? बोलो क्या होगा? इंसिडेंट रे। क्लियर है क्या? इंसिडेंट रे। यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट भटक जा रही है अपने रास्ते से टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर मीडियम में आने पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जो बीसी है बच्चों, बीसी वो क्या है बच्चों? बोलो क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक। और जो सीडी है बच्चों, सीडी यहां देखें आप लोग, सीडी कहलाता है इमरजेंट रे। रिफ्रैक्शन की जो फिनोमेना जहां होगी वहां कितने नॉर्मल होंगे? 2 नॉर्मल होंगे। एक नॉर्मल यहां है क्योंकि ये पॉइंट है इंसिडेंस, और एक नॉर्मल ये है क्योंकि इस सरफेस पे, इस एज पे लाइट यहां से ऐसे आ रही है।
सो नॉर्मल कितने होंगे, पैरेलल लाइन 2 होंगे, n1 मैंने यहां लिख रखा है, n2 यहां लिख रखा है। सो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा बच्चों, इमर्जेंट रे जो CD लिखा है मैंने, इमर्जेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रही है, और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और R जो है वो किसके बराबर होगा, यहां बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। सो यहां पे मैं R डैश बोल दे रहा हूं। सो R और R डैश क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल यहां इस तरह बन रहा है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे normal and refracted ray all lies in same plane, ये सारे के सारे कहां होते हैं बच्चों, सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ कि लाइट रे ग्लास स्लेब के ऊपर ऐसे जा रही है, ऐसे इंसिडेंट हुई और उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो गया, तो जिस प्लेन में लाइट रे जा रही होगी बिल्कुल सामने रिफ्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि लाइट रे ऐसे जा रही है अंदर रिफ्रैक्शन होकर ऐसे लाइट हो गई, नहीं, बिल्कुल सामने होगा। जब आप एक पेपर रख के इसको टच करेंगे ऐसे किसी पेपर से, तो तीनों चीजें नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट, तीनों रे आप टच कर सकते हो उसको किसी पेपर से ऐसे, तो एक ही प्लेन पे होते बिल्कुल सामने। इधर से देखोगे आप तो बिल्कुल तीनों रे, इंसिडेंट रे अंदर नॉर्मल, डेंसर मीडियम के अंदर, तीनों आपको एक ही प्लेन पे, बिल्कुल एक ही सीधे लाइन में एक प्लेन पे नजर आएगा। सो मैं कह सकता हूं कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आइए सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, IMP। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सेकेंड लॉ जो रिफ्रैक्शन का है, उस लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से इसको जानते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स किसी पर्सन का नाम था, किसी फिजिस्ट का नाम था, किसी इंसान का नाम था, उन्हीं ने सेकेंड लॉ को प्रपोज किया है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या है, स्नेल्स ने क्या बोला कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन एंगल, साइन आई, और किसके साथ रेशियो, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मींस स्नेल्स लॉ, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू, जाहिर सी बात है किसी एंगल अपॉन कोई एंगल करेंगे आप तो कांस्टेंट ही आएगा ना, रेशियो है वो, है ना। सो कांस्टेंट आएगा। उसी कांस्टेंट को इन्होंने एक नए नाम से पुकारा और वो नया नाम क्या था, उसी नाम को दिया गया क्या, म्यू। और ये म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका यूज हम बहुत करेंगे, देखिए आपको मैं बताता हूं। अब ये क्या है यहां पर, देखिए इसका थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म करता हूं मैं। देखिए मॉडिफाई फॉर्म क्या है बच्चों, मॉडिफाई फॉर्म क्या है यहां पर, देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, गौर से समझना यहां पर मॉडिफाई फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहां पर ये देखिए जिस मीडियम में आर होगा, जैसे आर अभी किस मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप इस फॉर्मूले को देखो, आर कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। सो इस फॉर्मूले के अंदर जो एंगल नीचे आएगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो म्यू जो निकाला गया इस फॉर्मूले से, ये अभी म्यू किसका निकाला जा रहा है, डब्ल्यू का, क्योंकि डब्ल्यू मतलब वाटर है, वाटर के अंदर आर बन रहा है। सो डब्ल्यू किसके रिस्पेक्ट में, पड़ोसी वाला मीडियम कौन है, एयर है। सो ये कैसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यही किसके इक्वल है बच्चों, कैसे है बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल। क्लियर है क्या। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने ऐसे लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर की बात कर रहा हूं, तो जो जिस मीडियम के आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसके एंगल को यहां नीचे लिखिएगा। सो एयर की बात कर रहा हूं मैं, और एयर के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, आई बन रहा है, तो उसके एंगल को आप यहां नीचे लिखेंगे, क्या होगा, साइन आई, और ऊपर कौन सा एंगल आएगा, साइन आर। क्लियर है क्या? अगर मैं इस इक्वेशन को, इस फॉर्मेट को इससे मल्टीप्लीकेशन कर दूं बच्चों, सो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा, म्यू डब्ल्यू ए इंटू में क्या, म्यू ए डब्ल्यू, और इधर क्या आएगा, बोलो बच्चों क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। क्लियर है क्या? बोलो, लिख दिया मैंने साइन आर अपॉन साइन आई। सो यहां देख सकते हैं आप लोग, साइन आर इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन आई इससे कैंसिल आउट हो गया। सो मैं लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब क्या हुआ कि जब दो मीडियम एक दूसरे के कनेक्शन में होंगे, जैसे इस सिचुएशन की हम बात कर लें, तो यहां कौन सी मीडियम कनेक्शन में है, पड़ोसी वाला एयर है, पड़ोसी वाला वाटर है, एयर और वाटर का इंटरेक्शन हो रहा है। सो एयर और वाटर का इंटरेक्शन हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी लिख लीजिए। सो यही क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये तो सेकेंड लॉ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेट्स से आप हमेशा डेंसर को ही लेके चलना, लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, तो लाइट रे के बेंड होने की कैपेसिटी कितनी है, that is given by refractive index. What is refractive index? तो क्या बोलोगे, the capacity to bending of light when it goes from rarer to denser medium. अब ये कैपेसिटी किस पे डिपेंड होगी कि मीडियम कितने डेंसिटी का है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसका डेंसिटी कितना है। अगर यहां पानी की जगह मैं हनी लेता तो लाइट और ज्यादा स्लो हो जाती, तो नॉर्मल की तरफ और मुड़ती, बोलो, और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते तो साइन आर छोटा हो जाता, इस पे फर्क पड़ता। तो मैं बोल सकता हूं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो आपको एक क्लू देगा, हिंट देगा कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना भटक रही है, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है बेटा जी, जो कि स्पीड से रिलेटेड है। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, सेकेंड मीडियम। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, मान लो यहां स्पीड है लाइट के v1, ठीक है, और यहां लाइट की स्पीड है v2, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी होता है v1 अपॉन v2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v1 अपॉन v2। अगर इसको थोड़ा वेव के टर्म में मॉडिफाई करें हम लोग तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू v1 कितना है, v1 कितना है, v1 कितना होगा, बोलो v1 कितना होगा, f लैम्डा 1, और v2 क्या होगा, बोलो f लैम्डा 2। तो अगर मैं इसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं होगा, लैम्डा यहां कुछ और हो सकता है वेवलेंथ, और यहां कुछ और हो सकता है वेवलेंथ। सो मैंने क्या किया, v1 की जगह क्या लिखा, f लैम्डा 1, और यहां क्या लिखा, f लैम्डा 2। सो यहां से f से f क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। सो अगर मैं कायदे की बात करूं, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूलाज हो जाएंगे, 3 फॉर्मूला। एक तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम, फर्स्ट फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट सेकंड, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और थर्ड क्या है, थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के कितने फॉर्मूलाज आ चुके हैं, 3 फॉर्मूलाज। वी कैन यूज any one of all these 3 according to situation, according to the information or data given in the question. So ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन के बारे में फिनोमेना है। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट आप लोग, चलिए जल्दी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी इसकी ही बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। और मैंने आपको अभी यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया, फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट एक टॉपिक मैंने यहां लिखा है क्वेश्चन कि वाई आर इज लेस देन आई। देखिए
आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हो कि जब ये आई यहां ऐसे है, देखिए आप ऐसे, और इस लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये है ऐसे, इसको इधर जाना चाहिए था, और ये नॉर्मल ऐसे सीधी आ रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये पूरा आई के बराबर होगा। लेकिन आर तो केवल इतना सा है बच्चों, तो देखने में तो साफ साफ हमें लग रहा है कि आई जो है वो आर से बड़ा होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रूव इट मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए, मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए, मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए कि आर जो है वो हमेशा आई से छोटा होगा। कैसे करेंगे? अब मैं आपको कंडीशन समझाता हूं। अब इतनी तो बात आपको समझ आ रही है कि ये जो बाहर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? बोलो बच्चों, कौन सा है? रेयरर है। तो यहाँ लाइट की स्पीड क्या होगी? v1 होगी। क्लियर है क्या? अच्छा, और यहाँ ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है, और यहाँ लाइट की स्पीड क्या होगी? v2 होगी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू साइंस और अकॉर्डिंग टू बेसिक फिजिक्स आपको मालूम होगा कि जब ये रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड यहां ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, और यहां लाइट की स्पीड क्या होगी? बोलो, कम होगी, डेंसर मीडियम है। सो मैं यहां लिख सकता हूं कि जब ये रेयर मीडियम ये डेंसर है तो यहां v1 जो होगा, v1 वो क्या होगा? v2 से ग्रेटर होगा। बात समझ आ रही है? बोलो, लाइट की जो ज्यादा स्पीड होगी वो कहां होगी? रेयर में, और लाइट की स्पीड डेंसर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? चले, अब कहानी समझ लीजिए आप लोग। वी नो, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, कहानी देख लीजिए आप। वी नो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बोलो, लिख सकता हूं इसको मैं, फर्स्ट कंडीशन। बोलो, अच्छा, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या हो सकता है? बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर। लिख सकता हूं ऐसा। कैसे लिखा? कैसे लिखा? बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। बोलो, बात समझ आ रही है? इसको नाम दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर होंगे ना, ये पूरा फैमिली इसके बराबर होगा। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन आई अपॉन क्या? साइन आर किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। बोलो, बात समझ आ रही है? और अभी आपने कंडीशन यहां लिख दिया था कि जो v1 हो v2 से हमेशा बड़ा होगा। सो जब ये v1 यहां बड़ा है और ये छोटा है और ये पूरा फ्रैक्शन इसके बराबर है, देखिए दोबारा बता रहा हूं, ये v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 बड़ा है v2 छोटा है, और ये पूरा फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बराबर है। सो जब ये फ्रैक्शन पूरा इस फ्रैक्शन के बराबर है और जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन यहां होगा ना, सो मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं साइन आई जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? साइन आर से। बोलो, बात समझ आई? ऐसा क्यों? क्योंकि v1 इज ग्रेटर देन v2 है। बात समझ आ रही है? सो साइन आई जब साइन आर से बड़ा हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो आर से बड़ा होगा। हैंस प्रूव्ड मैथमेटिकली कि आई क्या है? आर से हमेशा बड़ा होगा। तो आर क्या होगा? आई, ये ना, आई आर से बड़ा है। सो दिस इज द प्रूफ कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा क्यों होता है। बात समझ आ रही क्या? क्लियर है क्या? डाउट क्लियर है क्या? सो आप यहां पर इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि जो लाइट इंसिडेंट होगी बाहर रेयर मीडियम में वो हमेशा ग्रेटर होगी, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। चले आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनीवन कैन आस्क यू कि व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा आर से बड़ा होगा? सो यू कैन प्रूव इट मैथमेटिकली। चलिए, तो आपको मैं यहां पर कुछ चीजें हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है ना, उनका मैं लिख देता हूं बच्चों। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की अगर मैं बात करूं, एयर, तो एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 लगभग होता है। सो आप इसको अप्रोक्सीमेटली केवल 1 भी ले सकते हैं। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है।